नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा, और आज मुद्दा में बातचीत करेंगे परमाणु युद्ध के खतरे की। जी हां, अमेरिकी खुफिया विभाग के अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध हो सकता है और इसकी आशंका जताई गई है। रिपोर्ट में दोनों देशों के परमाणु हथियारों की संख्या और पारंपरिक युद्ध के परमाणु युद्ध में बदलने की आशंका का उल्लेख है। इसके साथ ही पाकिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविरों को खाली करने की खबर भी सामने आई है, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। यह गंभीर चिंता का विषय है। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने से स्थिति और खराब हो सकती है। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध की संभावना कम है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने हाल ही में कश्मीर को जगलर वेन कहा, जिससे तनाव और बढ़ गया। आधुनिक मिसाइल प्रणालियों की गति जोखिम को बढ़ाती है। पाकिस्तानी शाहीन मिसाइल नई दिल्ली तक लगभग 7 मिनट में पहुंच सकती है, जबकि भारत की प्रलय मिसाइल इस्लामाबाद तक 6 मिनट से कम समय में पहुंच सकती है। 1981 की एक विशेष राष्ट्रीय खुफिया अनुमान रिपोर्ट में कहा गया था कि अगर भारत को लगता है कि पाकिस्तान परमाणु हमला कर रहा है, तो भारत पहले हमला कर सकता है। 1979 की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई कि पारंपरिक संघर्ष परमाणु युद्ध में बदल सकता है। भारत की नो फर्स्ट यूज नीति के तहत वह पहले परमाणु हमला नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान की ऐसी कोई स्पष्ट नीति नहीं है। पाकिस्तान की परमाणु नीति उसके सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व के फैसलों पर निर्भर करती है। भारत के पास अब 172 परमाणु हथियार है, जो पाकिस्तान से ज्यादा हैं। दुनिया में कुल 12,121 परमाणु हथियार हैं, जिनमें से 9,585 मिलिट्री ग्रेड के हैं। भारत अब दुनिया का छठा सबसे बड़ा परमाणु संपन्न देश बन चुका है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तानी हुकूमत परमाणु हथियार इस्तेमाल की हिकामत करेगा? परमाणु हमले की स्थिति में भारत की क्या रणनीति होनी चाहिए? अभी परमाणु हथियार का बैलेंस दोनों देशों के बीच में क्या है? क्या परमाणु हथियार के इस्तेमाल से पहले सुपर पावर्स हमलों को रोकेंगे? क्या पारंपरिक हथियारों के इस्तेमाल तक ही युद्ध को सीमित नहीं रखा जा सकता? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो क्या परमाणु युद्ध का खतरा और पाक परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की गलती कर सकता है? यह भी अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि यदि परमाणु युद्ध होता है तो फिर यह युद्ध कितना विनाशकारी साबित हो सकता है, यह किसी को बताने या समझाने की ज़रूरत नहीं है। परमाणु हथियार के अलावा भी दोनों देशों के पास बहुत से हथियार हैं। आर्मी टैक्टिक है, वॉरफेयर टेक्निक है, इसके साथ ही वॉरहेड्स भी हैं। तो क्या इतने सारे विकल्प होने के बावजूद एक दूसरे को नेस्तनाबूद करने की ये कोशिश दोनों ही तरफ से क्या हो सकती है? क्या यह मुमकिन है? यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन एक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि आशंका जताई गई है कि जिस तरह से तनाव बढ़ रहा है, ऐसे में इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। ऐसे में भारत और पाकिस्तान का जल समझौता भी निलंबित हो गया है। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन उसका क्या होगा, यह वक्त तय करेगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें घटी हैं, और ऐसे में क्या अब दोनों देश एक बार फिर से युद्ध के कगार पर खड़े हैं? यह बड़ी बात है। पाकिस्तानी अखबार ट्रिब्यून में छपी खबर के मुताबिक इस्लामाबाद ने चेतावनी दी है कि अगर भारत नदियों के पानी को रोकने या मोड़ने की कोशिश करता है तो इसे युद्ध का कार्य माना जाएगा और सभी पारंपरिक और गैर पारंपरिक साधनों से जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की भी यह तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। पाकिस्तान ने हालांकि इस कदम को खारिज कर दिया है। उसने कहा है कि समझौते को निलंबित नहीं किया जा सकता। इस निर्णय के पाकिस्तान के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जहां कृषि लगभग 90% सिंधु नदी प्रणाली पर ही निर्भर है। पाकिस्तान ने पानी को राष्ट्रीय हित बताया है और इसकी रक्षा की बात कही है। अब जिस हिसाब से किसके पास कितने परमाणु हथियार है, हमने आपको बताया दुनिया में 12,121 परमाणु हथियार है, 172 भारत के पास है। भारत का पोजीशन भी छठा है। हालांकि यह भी रूस, अमेरिका और चीन से पीछे है, लेकिन पाकिस्तान से आगे है। आइए जानते हैं कि दुनिया के 9 परमाणु हथियार संपन्न देशों के पास कितने हथियार हैं। दुनिया में 9 देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन उन सब की बात सबको पता है। बात केवल भारत और पाकिस्तान की हो रही है, तो बात भारत पाकिस्तान की ही होगी। और क्या सुपर पावर्स इस युद्ध के में बीच बचाव करेंगे,
यह भी जानना समझना जरूरी है, क्योंकि कहीं किसी भी तरह का यदि परमाणु युद्ध होता है तो इसके रेपरकशंस पूरे दुनिया में महसूस किए जा सकते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। आप दोनों का स्वागत है। हमारे साथ बतौर रक्षा विशेषज्ञ कर्नल दिनेश शर्मा साहब जुड़ चुके हैं। हमारे साथ करोड़ी सिंह साहब भी जुड़ चुके हैं, आप विदेश मामलों के जानकार हैं। शुरुआत शर्मा साहब आप ही के साथ करेंगे। क्या युद्ध की कगार पर भारत और पाकिस्तान है? ये सिंपल स्पष्ट सवाल है, और इसके पीछे जितनी भी बातें या कवायदें हैं, लेकिन क्या यह प्रैक्टिकली संभव है कि भारत और पाकिस्तान इस दौर में परमाणु युद्ध की ओर अग्रसर हो सकते हैं? कुणाल जी, जिस प्रकार के इंडिकेशन भारत सरकार की तरफ से आ रहे हैं, तो मेरा ये समझना, मैं ये समझता हूं कि कोई ना कोई ठोस मिलिट्री एक्शन जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट लिया जाएगा। अब बात आ जाती है परमाणु युद्ध की। देखिए कुणाल जी, भारत जो है एक इंटरनेशनल लॉ अवॉइडिंग डेमोक्रेसी है। हमने पहले ही कह दिया था कि नो फर्स्ट यूज का जो हमारा प्रिंसिपल पहले था वही आज की तारीख में है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हमारे ऊपर किसी ने परमाणु हमला किया तो उस देश को ये समझ लेना चाहिए कि उसके बाद जो है वो देश जो है वर्ल्ड के मैप के ऊपर नहीं रहेगा। ये हमें भी मालूम है और ये पाकिस्तान को भी मालूम है, क्योंकि पाकिस्तान एक इस प्रकार का कंट्री है जिसके साथ बातचीत और अच्छे संबंध किसी भी हालत में नहीं हो सकते। हमने भूतकाल के अंदर बहुत सारी कोशिशें की हैं कि हम अपने पड़ोसी के साथ एक मित्रता का वातावरण बनाए रहें, लेकिन हर बार पाकिस्तान ने अपनी टेररिज्म की पॉलिसी को हमारे ऊपर लागू किया है। अब बात आ जाती है कि इंडस वाटर ट्रीटी की, वो जो कह रहे हैं कि इसको एक एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। हम भारत जो है ऑन इट्स ओन जो है संधि को जो है कैंसिल नहीं कर सकता। तो साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, भारत कर नहीं सकता, भारत ने कर दिया है। अगर आप वियना की जो है लॉज ऑफ ट्रीटीज हैं, उसका जो 62 आर्टिकल है वो कहता है कि अगर आपके पास जो है सफिशिएंट प्रूफ है, सफिशिएंट एविडेंस है कि दूसरी पार्टी उस संधि के बरखिलाफ काम कर रही है, तो ये हो सकता। हाल ही में 2019 के दौरान जो INF अमेरिका और रशिया के बीच के अंदर एक संधि हुई थी, जिसमें इंटरमीडिएट न्यूक्लियर वेपन की डेवलपमेंट के ऊपर जिसको रोकने के लिए कोशिश की गई थी, दोनों ने साइन किए थे। 2019 में अमेरिका उसमें से निकल गया था और फिर रूस ने भी कर दिया था। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि जो भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपकी ट्रीटीज हैं उसको खत्म नहीं किया जा सकता। दूसरा कुणाल जी, ऐसा है कि पानी और लहू एक साथ तो नहीं बहेगा। तो अब ये समय आ गया है जिस समय की पाकिस्तान को नहीं, मैं पाकिस्तान के अवाम के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की आर्मी की कमर तोड़ने का समय आ गया। आज के दिन में कुणाल जी, समय और वातावरण जो है वो हमारे अनुकूल है। आप देखिए कि ये फर्स्ट टाइम हुआ होगा शायद मेरी जानकारी के मुताबिक कि जब हर पॉलिटिकल पार्टीज आज की तारीख में एक पेज के ऊपर है और उन्होंने पब्लिकली अपनी सपोर्ट व्यक्त की है कि भारत सरकार जो भी एक्शन लेगी पहलगाम टेररिस्ट अटैक के अगेंस्ट, हम उसके साथ खड़े हैं। तो ये बहुत बड़ा एक इंडिकेशन है, बिल्कुल है, भारत इस समय एकजुट है। लाल जी, दूसरा आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप नब्ज पहचानते हैं। पूरे देश के अंदर इस समय क्रोध और गम की माहौल बना हुआ है और भारत सरकार को एक ठोस कदम लेना पड़ेगा। आपने डिप्लोमेटिकली तो आपने ले लिए एक्शन है, अब भारत के वासियों का क्रोध और गम को ठंडा करने के लिए एक मिलिट्री सॉलिड एक्शन लेना पड़ेगा। ओके, और उसी के लिए सब इंतजार भी कर रहे हैं। ठीक कह रहे हैं शर्मा साहब, आएंगे फिर आपके पास। सब इंतजार भी उसी का कर रहे हैं, लेकिन कितना प्रैक्टिकल हो पाएगा इसी के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। करोड़ी सिंह साहब, 2 पॉइंट्स हैं, ये दोनों पॉइंट के बारे में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। पहला तो जो मैंने शर्मा साहब से भी पूछा था, परमाणु हथियार के इस्तेमाल की क्या प्रैक्टिकली संभव है, अगर है,
और दूसरा जो इंडस वाटर ट्रीटी है जिसका भी रेफरेंस उन्होंने दिया, इंडस वाटर ट्रीटी को हमने सस्पेंड कर दिया, ठीक है, लेकिन क्या अब उसके इम्प्लीकेशंस तुरंत नज़र आने लगेंगे? कितना वक्त लगेगा? क्या फौरी तौर पर कोई चोट पाकिस्तान को इसके सस्पेंशन से पहुंचेगी? और क्या यह फिर से जैसे उरी और पुलवामा के बाद हमने बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक किया था, आर वी स्टिल इन दैट पोजीशन, कीपिंग इन माइंड कि पाकिस्तान अब डबल चौकस है, हम फिर से कर सकते हैं क्या? सिंह साहब। देखिए कुणाल जी, आपने 2 सवालों का नाम लिया लेकिन 3 सवाल पूछ लिए। तो देखिए, मैं भावनात्मक दृष्टि से तो दिनेश जी के साथ पूरा इत्तेफाक रखता हूँ, पूरा सहमत हूँ। लेकिन अगर बौद्धिक दृष्टि से देखें तो जिन देशों के पास भी आणविक हथियार हैं या किसी भी तरह के हथियार हैं, उनके युद्ध होने की आशंका बनी रहती है। और भारत और पाकिस्तान के जिस तरह के पड़ोसी हैं और जिस तरह के रिश्ते हैं, उसको लेके ज्यादा आशंकाएं भारत और पाकिस्तान को लेके बढ़ जाती है कि परमाणु हथियार युद्ध हो सकते हैं, क्योंकि रूस, अमेरिका, चीन, इनके आपस में सीमाएं नहीं लगती हैं। लेकिन भारत और पाकिस्तान का जिस तरह का सीमाएं हैं और जिस तरह के रिश्ते हैं, उसमें संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब आपने पूछा कि क्या युद्ध हो सकता है, देखिए मैं इसके लिए क्लियर कट कहूंगा कि नहीं युद्ध होगा। अब आप कहेंगे क्यों नहीं होगा? देखिए, वो इसलिए नहीं होगा कि न्यूक्लियर पावर है या न्यूक्लियर हथियार है, वो केवल डिटरेंस के लिए है। और किन्हीं भी देशों में हॉट वार, जो न्यूक्लियर पावर है, उनमें प्रत्यक्ष रूप से हॉट वार नहीं हुआ है, कोल्ड वार रहा है, रिश्ते बिगड़े हैं। तो हॉट वार होने का मतलब पूरे प्लानेट को खत्म होना है, तो उस तरह की स्थिति तो नहीं आएगी। लेकिन आगे क्या हो सकता है, क्योंकि जिस तरह का पहलगाम में इंसिडेंट हुआ और भारत ने तत्काल प्रतिक्रिया की, उसमें 5 निर्णय भारत की जो कैबिनेट कमेटी है सुरक्षा के लिए, उसने निर्णय लिए। 4 का सूचना पाकिस्तान के हाई कमिश्नर जो इंचार्ज है उनको बोला कि भाई ये चीजें हम डिसीजन ले लिया है। तो इंडस वाटर का था, वो पाकिस्तान के जो जल संसाधन सचिव हैं उनको लेटर भेज के कहा गया कि हम इसको अभियान में रखते हैं। इसको लेके पाकिस्तान में भी वहाँ की जो नेशनल सुरक्षा सिक्योरिटी कमेटी है उसकी बैठक हुई और उन्होंने भी कुछ निर्णय लिए। और बैठक के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, उन्होंने जो भारत ने कहा कि भाई जो पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ है आतंकी, उसमें पाकिस्तान का हाथ है, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत अपनी नाकामियों का इल्जाम पाकिस्तान पे लगाता है, हमारा कोई इससे लेना देना नहीं है। रादर उन्होंने कहा कि भारत हमारे यहाँ बलूचिस्तान में और पख्तूनिस्तान में आतंकवाद को प्रमोट कर रहा है। और यहाँ तक नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो भारत के प्रधानमंत्री के लिए भाषा यूज की, वो भी मेरे ख्याल से अनकाज हो सकता है भारत सरकार उसका विरोध भी करे। उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़े आतंकवादी हैं, नाम लेके कहा भारत के प्रधानमंत्री को। नॉर्मली पॉलिटिकल लेवल पे जो लीडरशिप कॉन्फ्रेंस करती है ऑफिशियली, उसमें ऐसा नहीं कहा जाता। खैर, वो पाकिस्तान का अपना दृष्टिकोण हो, मैं उसके बारे में अभी डिटेल से नहीं जाऊंगा। लेकिन जो इंडस वाटर ट्रीटी को लेके वहाँ बातचीत हुई, उन्होंने ये कहा कि इंडिया यूनिलेटरली इसको अगेंस्ट में नहीं रख सकता, हम जो इसके जो ऑप्शन है वो बहुत से देखेंगे। उन्होंने कहा कि एक तो ऑप्शन यह है कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो मैकेनिज्म है उसको यूज करेंगे, ट्रिब्यूनल है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पानी को लेके अंतर्राष्ट्रीय कुछ नियम है, उनके तहत हिंदुस्तान ऐसा नहीं कर सकता। अपर रिवरेन और लोअर रिवरेन जो वाटर को लेके हैं, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत से देशों के बीच में कानून है, उनके तहत भारत के साथ उसका रिकॉर्ड लेंगे। एक अन्य बात वो कॉन्फ्रेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कही कि पाकिस्तान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसका मेंबर है, और अमेरिका ने एक प्रस्ताव रखा है भारत पाकिस्तान जो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ उसको, और पाकिस्तान ने उसमें 2 संशोधन रखे हैं। तो ये सिक्योरिटी काउंसिल में भी जाएगा मुद्दा। इसके साथ साथ जो यूएन सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने भी दोनों देशों से अपील की है कि आप संयम बरतें। तो पाकिस्तान का जो कहना है वो ये कहते हैं कि हमारा इसमें किसी भी रूप में कोई हाथ नहीं है। अब उसको हम कैसे प्रूव
पर गए। देखिए, हम राणा को भी लाए तो राणा को अमेरिका में सजा हुई थी लश्कर-ए-तैयबा के मामले को, नेटवर्क को लेके ही। वो डेनिस अखबार में कि एक्सप्लोजन करने का था, टेररिस्ट अटैक करने का था। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इनका जो अटैक करने की पहलगाम की जिम्मेदारी ली है जिसने द रेजिस्टेंस फ्रंट ने, वो उसी का बिल्कुल आउटफिट है। तो ऐसी स्थिति में भारत को क्लियर एविडेंस जुटाने होंगे, क्योंकि पाकिस्तान अपनी तरीके से अपनी पोजीशन ले रहा है और ये कह रहा है कि ये इंडिया का फाल्स फ्लैग ऑपरेशन है, यानी इंडिया एक्सक्यूज ले रहा है, इंडिया हमारा कोई लेना देना नहीं। और ये भारत ये भी कहना कि ये भारत करता रहा है पहले भी। तो इस तरह की जो पाकिस्तान की पोजीशन है उसमें मुझे लगता है कि वो जो पानी वाला है मामला, जो ट्रीटी वाला है, उसमें अजीब लंबी प्रक्रिया चलेगी। इस तरह से होता है। और एटॉमिक जो आप पावर को यूज करने की बात कह रहे हैं कि एटम बम यूज करेंगे, मुझे नहीं लगता दोनों तरफ से भी होगा। जी कुणाल। नहीं, बिल्कुल आपने बहुत क्लियरली स्पेसिफाई किया है और इसी को थोड़ा सा हम ड्रैग भी करते हैं। शर्मा साहब, आपके पास आते हैं। कहानी में यानी प्लॉट में एक ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट ये आ गया कि पाकिस्तान तो चले ठीक है, हर बार की तरह उसने खंडन किया है कि उसकी कोई भूमिका नहीं है। सैफुल्लाह ने भी इसका खंडन कर दिया कि भाई हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। तो अब जिम्मेदार कौन है? वो जो रेजिस्टेंस फ्रंट की बात कर रहे हैं वो तो एक आउटफिट है लश्कर-ए-तैयबा का, जैसा उन्होंने कहा वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो उससे हम कोरिलेट करना कि पाकिस्तान ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारे लिए क्या टेढ़ी खीर साबित होगी? और जब हमारे पास अभी तक हमारे कस्टडी में जिन्होंने इसे अंजाम दिया वो नहीं है, कोई नहीं जानता वो कहाँ है, तो हम पाकिस्तान को उस कटघरे में खड़ा करने के पोजीशन में है क्या? और दूसरा, यदि इस तरह की कोई स्थिति पनपती भी है वॉर की, तो उस वॉर में इंटरनेशनल जो जितने सुपर पावर्स हैं उनकी कितनी अहमियत या उपयोगिता रहेगी? कुणाल जी, आपके दो सवाल। पहले सवाल कि पाकिस्तान ने जो आउटराइटली डिनाई कर दिया। देखिए, आप भूतकाल, पाकिस्तान ने आज तक सच कब बोला है? 26/11 मुंबई का अटैक हुआ, जिस समय ये तो शुरू से ही डिनाई करते रहे थे। जिस समय कसाब ने कोर्ट के अंदर अपने बयान दिए और अपनी नेशनैलिटी बताई, तो उनका जो प्रमुख अखबार है डॉन, उसकी हेडलाइन आई थी कि कसाब नेशनैलिटी हैज बीन कंफर्म्ड, ही इज ए पाकिस्तानी। नंबर 2, तीन टाइम के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के नवाज शरीफ जो हैं, उन्होंने जो है पब्लिकली स्टेटमेंट दिया था कि यहाँ पाकिस्तान की आर्मी या सिक्योरिटी अपैरेटस जो है वो इन लोगों को, नॉन स्टेट एक्टर को रोक नहीं सकता जो कि भारत में जाके 150 लोगों का कत्ल करते हैं। इस बात से पाकिस्तान आर्मी जो है वो खफा हो गई और उन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया। ये तो पुरानी दो घटना है। पाकिस्तान की फितरत के अंदर है कि वो हर बार जो है वो डिनाई करेगा। अब जैसे आपने बताया, तो भाई ये क्या कहते हैं, भावलपुर के अंदर और ये बाकी लश्कर-ए-तौबा के जो ट्रेनिंग कैंप है, वहां से लोगों को क्यों हटाया जा रहा है? क्यों हाफिज सईद को जो है ISI के गेस्ट रूम के अंदर शिफ्ट कर दिया गया? क्यों मसूद अजहर को जो है भावलपुर के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है? आपकी करनी और कथनी के अंदर पूरा है। और ये कहना ठीक नहीं होगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है पाकिस्तान की इस डिनाइल के ऊपर विश्वास करेंगे। जनाब, इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने एक जीता जाता उदाहरण है ओसामा बिन लैडेन का, जो कि अबोटाबाद के अंदर किया गया था। तो भाई साहब, इस वाली उनकी स्टेटमेंट को तो दरकिनार कर दीजिए। अब आपका दूसरा सवाल था कि युद्ध के लिए जहाँ बाकी रिलेटेड जो भी है, बाकी जो कंट्रीज हैं, स्पेशली सुपर पावर्स, उनका क्या रोल होगा? जी, मैं आपका उसी पॉइंट के ऊपर आ रहा हूँ। देखिए साहब, आज की तारीख के अंदर आई विल बी स्लाइटली, मतलब साफ गोही से कहूंगा, आज की तारीख के अंदर जितनी ये आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे क्षमा कीजिएगा, ये टोटली डिफंक्ट हो चुके हैं। आप यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं, बिल्कुल ये एक टूथलेस टाइगर है। क्या किया इन्होंने इजराइल और फलस्तीन के युद्ध में? क्या किया इन्होंने यूक्रेन और रशिया के युद्ध में 3 सालों से चल रहा है? क्या किया इन्होंने चाइना जो वियतनाम को डरा रहा है, ताइवान को डरा रहा है, या बाकी जितने भी मसले हो जाते हैं। तो आज के दौर के अंदर जो है वर्ल्ड ऑर्डर जो है चेंज हो चुका। अब एक बात करोड़ी साहब ने जो है
हमारे आदरणीय करोड़ी साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ कि उन्होंने कहा कि ये परमाणु युद्ध के बारे में, अरे साहब इतिहास खोल के देखिए, इतिहास के पन्नों में ये दर्ज है कि पहली बार जो है परमाणु बम जो है शायद 6 अगस्त 1945 को इस्तेमाल हुआ था नागासाकी और हिरोशिमा के अंदर। उसके बाद आज तक हुआ 3 सालों से युद्ध चल रहा, रशिया वर्सेस यूक्रेन। तो बेसिकली ये युद्ध जो है ये रशिया वर्सेस रेस्ट ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। रशिया ने तो नहीं परमाणु बम इस्तेमाल किए, उसको इस तरह से कॉर्नर करके रखा हुआ था। वही तो वो कह रहे हैं शायद कि परमाणु युद्ध नहीं होगा, यही शायद परमाणु युद्ध नहीं होगा, क्योंकि कुणाल जी दूसरी पार्टी को भी पता है कि तुमने एक बार तो हमें नुकसान पहुंचा दिया। लेट्स से हाइपोथेटिकली हम सोच लेते हैं कि आपने 1 या 2 जो है परमाणु बम हमारे ऊपर फेंक दिए, उसके बाद आपका क्या होगा? हाँ ठीक है, नहीं मतलब इसी पे हम जानना चाह रहे थे। तो वक्त का थोड़ा अभाव है शर्मा साहब, इसलिए आपको टोक रहे हैं। सिंह साहब एक आखिरी सवाल आपसे भी है, इसी के साथ क्लोजिंग भी हम करेंगे। यदि परमाणु युद्ध नहीं तो फिर क्या अब आगे होगा, किसकी गुंजाइश? देखिए कुणाल जी, पाकिस्तान का जो रेस्पॉन्स या रिएक्शन आया है, उन्होंने ये कहा है कि हम शिमला एग्रीमेंट और जो दूसरे बाइलेटरल जितने एग्रीमेंट हैं, बहुत से एग्रीमेंट हैं पाकिस्तान और भारत के बीच में, हम सबको रद्द कर देंगे। और उससे शिमला एग्रीमेंट रद्द होते ये होगा कि हम अब जो इशू हैं उनको इंटरनेशनलाइज नहीं करेंगे भारत पाकिस्तान के, तो वो इंटरनेशनलाइज करने के लिए पाकिस्तान स्वतंत्र हो जाएगा। और इसीलिए मैंने कहा कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ या जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ ले जाएगा। लेकिन पाकिस्तान का जिस तरह का हालात है उसको मुझे देख के ऐसा लगता है कि पाकिस्तान, अगर मैं इस्लामिक लैंग्वेज में बोलूं तो एक अब्बू जहल का कुआं बना हुआ है। मुझे आज भी मैं न्यूज देख रहा था कि क्वेटा में कोई टेररिस्ट अटैक हुआ है, तो पाकिस्तान दूसरों के लिए जो कुआं खोद रहा है उस कुएं में खुद ज्यादा बुरी तरह गिरा हुआ है आतंकवाद को लेकर। तो जो अब्बू जहल का कुआं पाकिस्तान बना हुआ है, उसमें पाकिस्तान क्या एक्शन भारत के अगेंस्ट में ले सकता है और भारत क्या ले सकता है? देखिए अभी कुछ समय के लिए तनाव चलेगा, क्योंकि दुनिया के देश हैं, उन्होंने देखिए आतंकवाद को लेकर सबने सहानुभूति दिखाई, आतंकवाद की आलोचना की, अमेरिका से लेकर चीन तक, और छोटे देश हैं हमारे नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, उन्होंने भी सबने संवेदनाएं व्यक्त की। लेकिन सब देशों का इंटरेस्ट भारत पाकिस्तान संबंध को लेके है कि स्टेटस को बनी रहे, कोई भी किसी रूप में न पाकिस्तान का समर्थन करना चाहेगा न भारत का समर्थन करना चाहेगा। तो ये ठीक है, तो मोटा मोटी समझ गए। वक्त का थोड़ा अभाव है सिंह साहब, इसलिए आप दोनों से क्षमा भी चाहते हैं। शर्मा साहब आपसे भी, स्टेटस को बना रहेगा और टैक्टिक वॉर की तरफ से जिस तरह से डिप्लोमेटिकली चीज़ें बढ़ रही हैं संभवतः वैसी बढ़े। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए परमाणु वार की संभावना तो कम है, लेकिन वार करने के कई और तरीके होते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा भारत पाकिस्तान को कैसे जवाब देता है। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।